रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लवर्स एपिसोड 3। कुछ सपने हम देखते हैं, कुछ सपने हमारे भीतर चुपचाप जीते रहते हैं और जब जीवन थोड़ा थमता है तो वे सपने धीरे से अपनी दराज से झांकते हैं, पूछते हैं क्या अब मेरा नंबर आएगा। एक पुराना संदूक। बरसात की एक दोपहर सिया घर की अलमारी साफ कर रही थी। तभी उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला, धूल से भरा पर भीतर कुछ जीवंत। संदूक के भीतर थी कविता की पांडुलिपियां, पुराने कॉन्सर्ट पास, एक टूटी हुई वीणा की तस्वीर और एक प्लास्टिक की फाइल जिस पर लिखा था सिया का संगीत स्कूल सपना। सिया कुछ पल उसे थामे रही, फिर धीमे से मुस्कुराई। राज की डायरी। उसी दिन शाम को राज अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलट रहा था। एक पन्ने पर उसने 7 साल पहले लिखा था, कभी एक दिन जहां मैं सिर्फ मंच पर न बोलूं बल्कि मंच गढ़ूं नए कवियों के लिए। एक घर, कविता का। वो पन्ना मुड़ा हुआ था, शायद भूल गया था उसे। सिया आए और बोली, क्या तुम्हारी भी दराज खुली? राज ने हंसते हुए कहा, लगता है आज पुराने सपनों का मौसम है। स्वरपंख के बाहर। स्वरपंख अब एक पहचाना नाम था, पर राज और सिया जानते थे अब ये सिर्फ मंच नहीं रहना चाहिए बल्कि एक संस्थान बनना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया, एक नई जगह, एक नया स्वरूप, जहां सिया का संगीत स्कूल हो, राज की कविता अकादमी हो और स्वरलीना के लिए एक लाइब्रेरी जहां वह अपने पापा मम्मी के शब्दों में बड़ी हो। माँ से बातचीत। रात को सिया ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, वो सपना जो मैंने कॉलेज में देखा था, क्या अब भी बहुत देर हो गई है? माँ चुप रही, फिर धीमे से कहा, सपनों की उम्र नहीं होती, केवल उन्हें छोड़ देने की आदत होती है। तू भाग ले, अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं। नई शुरुआत का डर। एक नई जगह ली गई, पर जितना उत्साह था उतनी ही घबराहट भी। राज ने एक शाम कहा, अगर कोई ना आए तो? सिया ने उसका चेहरा थामकर कहा, हम खुद चलेंगे, एक दिन सब चल पड़ेंगे। हमारा काम शुरू करना है, मंजिल खुद आवाज देगी। स्वरलीना की प्रतिक्रिया। जब स्वरलीना को बताया गया कि अब मम्मी पापा एक स्कूल खोलने जा रहे हैं, उसने पूछा, मैं वहां पढ़ सकती हूँ? राज ने हंसते हुए कहा, तू ही तो प्रिंसिपल होगी। और उस शाम तीनों ने मिलकर बोर्ड बनाया, स्विले, जहां हर दिल गाता है, संगीत, कविता और प्रेम का घर। पहली कक्षा। पहली कक्षा में कुल 4 बच्चे आए। सिया ने वीणा निकाली और सबसे पहला पाठ पढ़ाया, सुनना कैसे सीखें। राज ने अपनी कविता सुनाई, शब्द जब चुप हो तो भी सुनो। बच्चे चकित थे और स्वरलीना पीछे बैठकर सबकी कॉपी देख रही थी। एक अप्रत्याशित मेहमान। तीसरे सप्ताह एक 65 वर्षीय वृद्ध आए। क्या मैं कविता सीख सकता हूँ? उन्होंने पूछा। राज ने कहा, यहाँ उम्र नहीं, केवल दिल होना जरूरी है। वो पहले छात्र थे जिन्होंने कहा, अब इस उम्र में जीवन को थोड़ा बेहतर समझ पाया हूँ और अब उसे शब्द देना चाहता हूँ। एक साक्षात्कार। एक दिन एक पत्रकार आया, आप दोनों पहले ही काफी सफल हैं, तो अब ये स्कूल क्यों? सिया ने जवाब दिया, सपने पूरे होना सुख देता है, पर उन्हें किसी और की आंखों में पलते देखना वो आनंद देता है। राज ने जोड़ा, हम अब मंच नहीं बनाते, हम अब आवाज बनाते हैं, जो किसी और की चुप्पी को गीत बना दे। कुछ मिलन ऐसे होते हैं जो संगीत बनते हैं, पर जब वह संगीत शब्दों से मिल जाए तो वह विरासत बन जाता है। सुलह अब बस एक स्कूल नहीं था, वह एक धड़कती हुई संस्कृति थी, जहां हर बच्चा, हर युवा अपनी पहचान को सुर और स्याही में ढाल रहा था। नई कक्षा, नई ऊर्जा। अब कक्षा में केवल 4 नहीं, 24 छात्र थे। हर चेहरा अलग था, हर दृष्टि में कोई दबी कविता या कोई बंधा हुआ राग। राज ने कविता की पहली क्लास में पूछा, शब्द किसके होते हैं? एक लड़की बोली, जो चुप रहते हैं उनके। सिया ने संगीत की क्लास में वीणा छेड़ी और कहा, और सुर, जो सुनने से पहले ही भीतर बज उठते हैं। प्रेरणाओं की खोज। हर छात्र को एक टास्क दिया गया, तुम किसके लिए लिखते हो? राज ने कहा, हर कविता के पीछे कोई छुपा चेहरा होता है, उसे पहचानो। एक लड़का बोला, मैं अपने गायब पिता के लिए लिखता हूँ। एक और लड़की ने कहा, मैं उस दोस्त के लिए जो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। सिया ने धीमे से कहा, तो लिखो, क्योंकि जो छूट जाते हैं वही सबसे सच्चा संगीत छोड़ जाते हैं। स्वरलीना का सवाल। एक शाम स्वरलीना ने पूछा, मम्मी, आप किसके लिए गाती हो? सिया मुस्कुराई, पहले तेरे पापा के लिए, अब तेरे लिए, और शायद खुद के लिए भी। स्वरलीना ने कहा, तो क्या मैं भी किसी के लिए गा सकती हूँ? राज बोला, तू अपने लिए गा, बाकी लोग खुद ब खुद सुन लेंगे। विद्यार्थी बनाम उत्तराधिकारी। कुछ छात्र ऐसे थे जो बस सीखने नहीं आए थे, बल्कि स्वलय को आगे ले जाने का सपना लेकर आए थे। एक छात्र, नयन, हर रचना को अपनी आत्मा से छूता था। उसने राज से कहा,
सर क्या एक दिन मैं भी ये मंच चला सकता हूँ? राज चुप हो गया। सिया बोली, हमने सिर्फ बीज बोया है बेटा, अगर तू पेड़ बनाना चाहता है तो उसकी जड़ों को समझना सीख। साज और स्याही का उत्सव। राज और सिया ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा, साज और स्याही, जहां कविता और संगीत एक साथ मंच पर गूंजते। हर छात्र को मंच मिला। नयन ने अपने पिता को समर्पित कविता पढ़ी, जिसे देखा नहीं, फिर भी जिसकी छाया में बड़ा हुआ। आज उसी छाया को शब्दों की रोशनी दे रहा हूँ। माहौल सन था, फिर तालियां बजी और आंखें नम थीं। सिया का संगीत वादन। सिया ने पहली बार स्टेज पर बिना बोले वीणा बजाई। हर तार किसी अनुभव की तरह कांपा। आवाज नहीं थी, फिर भी सब कुछ सुनाई दे रहा था। कार्यक्रम के अंत में एक दर्शक आया। मैम, आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी सब समझ आया। सिया ने कहा, कभी कभी साज स्याही से भी ज्यादा कह जाते हैं। राज का अंतिम पाठ। कार्यक्रम के बाद राज ने विद्यार्थियों को आखिरी लाइन कही, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह लिखो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर के मैं से लिखो। क्योंकि कविता वो नहीं जो सिखाई जाती है, वो तो बस जगाई जाती है। स्वर्लीना की पहली प्रस्तुति। अंत में स्वर्लीना मंच पर आई। उसने एक छोटी कविता पढ़ी, मम्मी पापा के बीच बैठा हूँ, पर अब मंच पर खड़ा हूँ। जो शब्दों से बना, वो अब सुर बन रहा हूँ। हॉल फिर तालियों से गूंज गया। विरासत केवल संपत्ति नहीं होती, विरासत वो होती है जो बिना कहे भी आने वाली पीढ़ी के भीतर धड़कती रहती है। स्वर्लीना अब 16 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में जिज्ञासाएं, और जुबान पर वो लफ्ज जो उसे उसके पापा से विरासत में मिले थे, पर वो अब उन्हें अपनी तरह कहना चाहती थी। स्वर्लीना का संघर्ष। एक शाम उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और एक डायरी खोली। उसमें लिखा, पापा के शब्द सुंदर हैं, मम्मी का संगीत दिव्य है, पर मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ उनकी परछाई हूँ या अपनी कोई अलग रोशनी भी है? पहला विद्रोह। स्वलय में एक दिन स्वर्लीना ने नई कविता पढ़ी। कभी कभी विरासत भारी लगती है, जैसे किसी और की पहचान मेरे कंधों पर रख दी गई हो। मैं अपने लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ, खुद के नाम से, खुद के स्वरों में। कक्षा सन रह गई। सिया ने गौर से देखा। राज कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी नई चिंगारी को देख जन्म लेती है। पिता पुत्री की रात। रात को राज स्वर्लीना के कमरे में गया। क्या तू मुझसे अलग होना चाहती है? स्वर्लीना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं पापा, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहती, बस आपसे अलग दिखना चाहती हूँ। राज मुस्कुराया, बहुत फर्क है इन दोनों में, और यही फर्क तुझे हमसे आगे ले जाएगा। सिया की सलाह। अगली सुबह सिया ने स्वर्लीना से कहा, हर कलाकार को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। तेरे पापा ने शब्द चुने, मैंने सुर, अब तू चाहे तो रंग चुन, नृत्य, फिल्म, विज्ञान या मौन। जो भी हो, बस तेरा हो। स्वर्लीना ने पहली बार अपने भीतर कुछ पनपता महसूस किया जो माँ पापा से नहीं, उसकी खुद की पहचान से जुड़ा था। स्वरपंख 2.0 का जन्म। स्वर्लीना ने प्रस्ताव रखा, क्या मैं स्वलय में एक डिजिटल मंच शुरू कर सकती हूँ, जहाँ दुनिया भर के युवा अपनी कविता, संगीत या कला भेज सकें? राज ने पूछा, तू इसे क्या नाम देगी? वो मुस्कुराई, स्वरपंख 2.0, जहाँ उड़ान का रास्ता तुम्हारा है। सिया ने गले लगाया, अब तू हमारी नहीं, तेरे युग की आवाज बन रही है। पहला ऑनलाइन सत्र। पहले ही महीने में 20 देशों के 500 युवाओं ने अपनी प्रविष्टियां भेजी। स्वर्लीना ने हर कविता को पढ़ा, हर सुर को सुना, हर चित्र को देखा। उसने लिखा, यह मेरी विरासत नहीं, यह मेरा युग है, और मैं इसके हर स्वर में सांस लेना चाहती हूँ। एक चिट्ठी, एक गिफ्ट। राज और सिया ने स्वर्लीना को एक चिट्ठी दी। तेरे भीतर जो धड़कता है, वो सिर्फ हमारा नहीं रहा, अब वो तेरे युग की धड़कन है और तू उसे दिशा दे रही है। इसलिए ये घर, यह मंच अब तेरा है। हमने तुझे जन्म दिया, तू इसे नया जीवन दे रही है। साथ में एक छोटा उपहार था, एक खाली डायरी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अब तेरा समय है। कभी कभी हम जिन रिश्तों को जीवन भर एक ही नजर से देखते हैं, वे अचानक किसी मोड़ पर नई व्याख्या मांगने लगते हैं। स्वर्लीना अब 17 की हो चुकी थी। वो समझदार थी, पर अब समझने से ज्यादा समझने की कोशिश में थी। एक रात्रिकालीन वार्तालाप। एक रात वो किचन में पानी लेने गई। वहां रोशनी कम थी, पर राज और सिया की आवाजें धीरे धीरे बाहर आ रही थी। क्या हम थक गए हैं? राज की आवाज में एक थकावट थी। सिया बोली, नहीं, हम बस ठहर गए हैं, शायद खुद को खो बैठने के डर से। स्वर्लीना वहीं रुक गई। उसने पहली बार अपने माता पिता को प्रेमी की तरह सुना। नोटबुक का रहस्य। अगली सुबह सिया की एक पुरानी नोटबुक सोफे के नीचे पड़ी मिली।
स्वरलीना ने झिझकते हुए उसे उठाया। पहला पन्ना था, प्यार के बाद का जीवन। जब प्रेम समाप्त नहीं होता, लेकिन बदल जाता है, तो क्या हम अब भी प्रेम में होते हैं या आदत में? स्वरलीना का दिल धड़कने लगा। उसने माँ को देखा, एक स्त्री की तरह। अब जब सिया गुनगुना रही होती, तो स्वरलीना सिर्फ माँ नहीं सुनती थी, वो एक स्त्री को महसूस करती थी जो खुद के अंदर फिर से किसी नए गीत को जन्म दे रही थी। जब वो रात को अकेले बैठकर वीणा साफ करती, तो स्वरलीना को लगता कि ये स्त्री अब भी अपने पुराने सपनों को धीरे धीरे खोल रही है। पापा की कविताएं अब अलग थीं। राज की कविताएं अब जीत की नहीं, स्वीकार की हो गई थी। मैं अब नायक नहीं, सिर्फ एक पंक्ति हूँ जिसे कोई नई कहानी पढ़ ले तो अच्छा लगता है। स्वरलीना सोचती, क्या मेरे पापा कभी खुद से थके थे? क्या उनके भीतर भी वो खालीपन था जिसे मैं खुद में महसूस करती हूँ? एक रविवार की शाम स्वरलीना ने दोनों से पूछा, आप दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हो? सिया मुस्कुराई। राज थोड़ा चौंका। फिर सिया ने कहा, हम अब भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। शायद यही असली प्यार है, जब समझ खत्म नहीं होती, बल्कि और गहराती है। राज ने जोड़ा, हम अब प्रेमी से ज्यादा साथी हो चुके हैं जो मिलकर प्रेम को रोज नया नाम देते हैं। स्वरलीना की नई समझ। उस रात स्वरलीना ने अपनी डायरी में लिखा, माँ सिर्फ माँ नहीं है, वो एक ऐसी स्त्री है जिसने अपने स्वरों को धीमे धीमे वापस पाना सीखा। पापा सिर्फ कवि नहीं, वो एक इंसान है जो खुद के शब्दों में खुद को खोजते हैं। और मैं इन दोनों की आधी धड़कने नहीं, बल्कि एक नई पूरी कविता हूँ। एक चित्र, एक चुप्पी। सुलह के एक कार्यक्रम में स्वरलीना ने मंच पर चुपचाप खड़े होकर केवल एक चित्र दिखाया, 3 दिल, 3 रंगों में। लाल, माँ, भावना। नीला, पापा, विचार। पीला, मैं, जीवन। भीड़ ने पूछा, आपने कुछ बोला नहीं? उसने कहा, कभी कभी रिश्तों को कहने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। कुछ बिछड़ने शब्दों से नहीं, सिर्फ धड़कनों से समझी जाती हैं। वे रोते नहीं, बस भीतर किसी चुप गली में अलविदा कह देते हैं और फिर जीवन वहां से कुछ नया उगाता है। एक सुबह सिया अपनी वीणा को साफ कर रही थी। राज बालकनी में बैठा अपनी पुरानी डायरी के आखिरी पन्ने पढ़ रहा था। स्वरलीना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। सब कुछ सामान्य था, पर तीनों के भीतर एक हल्का कंपन था, क्योंकि आज कोई एक रेखा पार होनी थी। न राज जा रहा था, न ईशा, न स्वरलीना। फिर भी कुछ छोड़ने जैसा था। सिया को एक राष्ट्रीय संगीत संस्थान से 6 महीने का रेजिडेंसी आमंत्रण मिला था। यह उसका एक अधूरा सपना था, विदेश में भारतीय संगीत पर रिसर्च और नए सुरों की खोज। पर विदाई सिर्फ यात्रा से नहीं थी, बल्कि एक भूमिका से थी, माँ की भूमिका से थोड़े समय के लिए बाहर निकलने की। स्वरलीना की प्रतिक्रिया। शाम को जब सिया ने बताया, तो स्वरलीना चुप रही। फिर धीरे से पूछा, मम्मी, आप जाना चाहती हैं? सिया ने आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, पर डरती भी हूँ। स्वरलीना मुस्कुराई, तो जाए। कभी कभी जो डरता है, वो सबसे अच्छा गाता है। पिता पुत्री की बातचीत। सिया के जाने से पहले की रात, राज और स्वरलीना छत पर बैठे थे। पापा, आप भी अकेले रहेंगे, डर नहीं लगेगा? राज हंसा, अकेलापन डर नहीं देता बेटा, बस सिखाता है कि हम क्या हैं जब कोई हमारे पास नहीं होता। स्वरलीना ने उसका हाथ पकड़ा, तो अब मैं आपके साथ अकेली रहूंगी। राज ने कहा, नहीं, अब हम एक दूसरे के साथ पूरा रहेंगे। विदाई का दिन। घर में कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक पुराना सूटकेस, थोड़ी चुप्पी और कुछ गर्म आंसू। सिया ने राज को गले लगाया। तू मेरी आवाज है, जब मैं वहां चुप हो जाऊं तो ये डायरी खोल लेना। स्वरलीना को चूमा। तू मेरा संगीत है, जब मैं दूर हो जाऊं तो तेरा स्वर मेरी सांसों में गूंजेगा। एयरपोर्ट पर अंतिम संवाद। सिया ने जाते हुए बस इतना कहा, कभी कभी अपने सबसे दूर जाने पर सबसे करीब आ जाते हैं। राज ने मुस्कुराकर कहा, और कभी कभी विदाई सबसे सुंदर शुरुआत होती है। घर लौटने के बाद रात को राज ने वीणा को बाहर रखा, पर छुआ नहीं। स्वरलीना ने डायरी का पहला पन्ना खोला, जिसमें सिया ने लिखा था, तुम दोनों को मैं इस बार संगीत नहीं खुद सौंप कर जा रही हूँ। एक नई धुन। अगली सुबह, स्वरलीना पहली बार माँ की वीणा को छूती है। राज पास बैठा है। बिना बोले, वो धीरे धीरे एक राग छेड़ती है, जो माँ की स्मृति में है, पर स्वरलीना की आत्मा से निकला है। राज की आंखें भर आती हैं और घर फिर से गूंजने लगता है। अब प्रस्तुत है दिल की अनकही धड़कने, प्रेम कहानी का 15वां अध्याय, जहां विदाई के बाद प्रेम की नई परतें खुलती हैं और जीवन धड़कनों में एक स्थायित्व खोजता है। कभी कभी कोई कहीं चला जाता है, पर उसकी धड़कनें हमारे आसपास ऐसे रह जाती हैं जैसे हवा में किसी गीत की अंतिम पंक्ति, जो बजती नहीं, पर खत्म भी नहीं होती।
सिया की अनुपस्थिति में घर। सिया के जाने के बाद घर में एक अलग सी खामोशी थी। ना वो सुबह की वीणा, ना लंच टाइम की हल्की सी गुनगुनाहट, ना वो हल्के झगड़े की चीनी कम है चाय में। अब घर में केवल राज की कविताएं थीं और स्वरलीना की कोशिशें उन्हें दोबारा रंगों से भरने की। राज की बेचैनी। राज हर दिन डायरी लेकर बैठता, पर एक शब्द भी नहीं लिख पाता। वो सिया की चिट्ठियां पढ़ता जो हफ्ते में एक बार आती थी। एक चिट्ठी में लिखा था, यहाँ के सुर अलग है राज, जैसे मैं अपने भीतर की सबसे पुरानी ध्वनि को पहली बार सुन पा रही हूँ। पर हर ध्वनि के अंत में तेरा मौन बैठा है, स्थिर, शांत और बेहद अपना। स्वरलीना का प्रयास। स्वरलीना अब हर सुबह माँ की वीणा के सामने बैठती। शुरुआत में सुर फिसलते, उंगलियां कांपती, पर फिर धीरे धीरे वो एक ऐसा राग ढूंढने लगी जिसमें माँ की छाया हो और उसकी अपनी रोशनी भी। एक सांकालीन प्रस्तुति। स्वरपंख में एक शाम, सिया की अनुपस्थिति पर एक खास कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का नाम था, जहां धड़कनें ठहरती नहीं। स्वरलीना ने पहली बार सार्वजनिक मंच पर वीणा बजाए और कविता भी पढ़ी। माँ गई है पर माँ की धड़कन रुकी नहीं। वो हर राग के पहले आलाप में है, हर शब्द के बाद की चुप्पी में है। राज मंच के नीचे बैठा अपनी आस्तीन से आंखें पोंछ रहा था। राज की कविता वापस लौटी। उस रात बहुत दिनों बाद राज की डायरी में शब्द लौटे, तू गई, पर मैं फिर से जीने लगा। तू दूर नहीं, मेरी कविता में एक धड़कन बनकर रोज आती है। सिया की वापसी की खबर 6 महीने पूरे हुए। सिया ने लिखा, अब मैं वो संगीत समझ पाई हूँ जिसे मैं हमेशा केवल बजाती रही। अब मैं लौटूंगी सिर्फ माँ या पत्नी बनकर नहीं, एक पूर्ण स्त्री बनकर जो जीवन में अपनी लय खुद रचती है। राज ने उत्तर में लिखा, मैं तेरा इंतजार नहीं कर रहा, मैं तुझे अपनी नई कविता में गढ़ रहा हूँ। तीनों की पुनर्मिलन। जब सिया लौटी, घर में कोई शोर नहीं हुआ, पर उसकी वीणा फिर से दीवार से उठकर गोद में आई। स्वरलीना ने नई धुन सुनाई, राज ने नई कविता पढ़ी। सिया मुस्कुराई, फिर कहा, अब तुम दोनों मुझे नहीं ढूंढते, मुझे समझते हो, और यही धड़कनों की सबसे सुंदर गूंज है। एक नई शुरुआत की झलक। इस अध्याय के अंत में तीनों ने निर्णय लिया, अब हम तीनों मिलकर एक ऐसा रचना घर बनाएंगे जहां कोई कभी अकेला न महसूस करे, जहां धड़कनें हमेशा रहें। ऐसा लगता है, जहां धड़कनें पहली बार किसी अनदेखे स्पर्श से थमती हैं, किसी अनकहे एहसास से तेज चलने लगती हैं। कुछ नजरें शब्दों की जरूरत नहीं होती, वे भीतर तक देख लेती हैं, जैसे कोई पुरानी कविता जिसे पहली बार कोई पूरी तरह समझ पाया हो। स्वरलीना अब 18 की थी। उसे अपने आप से जुड़ने का सुख मिला था, पर अब कोई था जो उससे जुड़ने लगा था। कॉलेज का पहला दिन, नया कॉलेज, नई शुरुआत। कॉलेज ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स में स्वरलीना ने संगीत और साहित्य का कोर्स शुरू किया था। कक्षा में बहुत सारे चेहरे थे, पर एक चेहरा था जो शोर के बीच चुप रहता था। नाम था अर्नव। कम बोलता था, पर उसकी आंखें सवाल करती थीं। पहली भेंट, लाइब्रेरी में। स्वरलीना को एक किताब नहीं मिल रही थी। शब्द की दूसरी परत, पीछे से आवाज आए, आप शायद इसे ढूंढ रही हैं। उसने मुड़कर देखा, अर्नव। उसके हाथ में वही किताब थी। स्वरलीना ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, और शायद किसी को पहली बार इतनी शांति से आते देखा। धीमी धीमी जान पहचान। कॉफी शॉप की एक मेज, छोटे छोटे नोट्स, कभी वीणा पर सवाल, कभी कविता पर बहस। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सुर बनने लगा, जिसे दोनों सुनते थे, पर कोई बोलता नहीं था। एक दिन अर्नव ने कहा, तुम्हारे आसपास एक खामोश संगीत बजता है, शब्दों से नहीं, सांसों से। स्वरलीना कुछ नहीं बोली, पर उस दिन उसने खुद को थोड़ा और देखा, महसूस किया। एक पत्र, पहली बार। एक दिन स्वरलीना को उसकी नोटबुक में एक छोटा कागज मिला। तुम्हारी आवाज कविता जैसी नहीं, वो खुद कविता है, और मैं हर दिन तुम्हारे उच्चारण में खुद को सुनता हूँ। नाम नहीं लिखा था, पर स्वरलीना जानती थी, ये अर्नव की स्याही थी। माँ पापा से बातें। रात को स्वरलीना ने राज से पूछा, पापा, जब कोई हमें देखता है, हमारे भीतर तक, तो वो डर क्यों लगता है? राज मुस्कुराया, क्योंकि हम खुद को भी इतना गहराई से नहीं देखते, और कोई जब वो काम कर देता है, तो हमारी रक्षा की दीवारें कांप जाती हैं। सिया ने जोड़ा, पर वही कांपती दीवारें एक दिन मंदिर बन जाती हैं। पहला साथ मंच पर नहीं, मौन में। कॉलेज में एक ओपन माइक हुआ। सबने गाया, पड़क चीखा, पर अर्नव और स्वरलीना एक कोने में बैठकर चुप रहे। अर्नव ने धीमे से कहा, कभी कभी मौन भी सबसे बड़ी प्रस्तुति होता है। स्वरलीना ने उसका हाथ पकड़ा, पहली बार। एक अलिखित शुरुआत। रात को अपनी डायरी में स्वरलीना ने लिखा, शब्दों से पहले कोई था जिसने मेरी धड़कन सुनी, और शायद अब मैं प्रेम की सही व्याख्या करने के काबिल हूँ। हर प्रेम कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो चुप रहता है, पर जब वो बोलता है,
तो उसकी हर बात दिल के तारों पर एक नया राग छेड़ देती है। अर्नव की चुप्पी का रहस्य। कॉलेज में सब अर्नव को इंट्रोवर्ट जीनियस कहते थे। कम बोलना, ज्यादा सोचना और अपनी स्केचबुक में दिन रात कुछ बनाते रहना। लेकिन एक दिन कॉलेज के क्रिएटिव स्टूडियो में स्वरलीना ने उसकी स्केचबुक पलट ली। हर पन्ने पर वो थी, कभी वीणा के साथ, कभी मुस्कुराती, कभी अकेली, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो शब्दों से नहीं कह पाया वो रेखाओं में बोल गया। सवाल जो पहली बार पूछा गया। स्वरलीना ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अर्नव ने जवाब नहीं दिया, बस एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। क्योंकि मैंने जो कहा वो किसी ने कभी सुना नहीं, और जब तुम आए तो पहली बार लगा कि मौन भी सुना जा सकता है। राज और सिया से मिलना। स्वरलीना ने अर्नव को घर बुलाया। राज ने चाय बनाई। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम भी कुछ लिखते हो? अर्नव ने कहा, नहीं, मैं बस महसूस करता हूँ। राज बोला, तो तुम असली कवि हो। तीनों हंस पड़े। स्वरलीना और अर्नव का पहला साथ मंच पर कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में दोनों ने मिलकर एक प्रस्तुति दी। मौन का संगीत। अर्नव ने लाइव स्केचिंग की, स्वरलीना ने उसके इमोशंस पर वीणा बजाई। अंत में जब पर्दा गिरा, तालियों से ज्यादा एक गूंज उठी। मौन ने बोलना सीख लिया था। अर्नव की निजी कहानी। एक शाम उसने बताया, मैं बचपन में एक हादसे में अपनी आवाज का थोड़ा हिस्सा खो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा मैं ठीक हूँ, पर मेरे भीतर की आवाज कभी साफ नहीं हुई। स्वरलीना ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे भीतर जो बोलता है वो इतना सच्चा है कि शब्द भी कम पड़ जाएं। एक कविता। पहली बार। अर्नव ने स्वरलीना को पहली बार एक कविता दी। मैं वो हूँ जो चुप रहा उम्र भर ताकि तेरे पहले स्वर को कोई शोर न ढंक पाए। अब जब तू गाती है तो लगता है जैसे मैं पहली बार जिंदा हूँ। स्वरलीना की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब तुम गा रहे हो और मैं सुन रही हूँ। सिया की टिप्पणी। रात को सिया ने कहा, प्रेम तब परिपक्व होता है जब किसी की चुप्पी में तुम उसकी सबसे ऊंची आवाज सुन पाते हो। राज बोला, और जब कोई अपने लिए नहीं, किसी और के गाने के लिए मौन हो जाए तो वो प्रेम कविता से भी आगे की चीज होता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि जब शब्द नहीं पहुंचते तब सुर, रेखाएं और धड़कनों के बीच की चुप्पी उनका संवाद बन जाती है। दो शहर, एक धड़कन। अब अर्नव दिल्ली में था, नया शहर, नए लोग, नया कोर्स। स्वरलीना मुंबई के एक प्रतिष्ठित संगीत संस्थान में थी, जहां हर दिन रियाज, मंच, गुरुजनों की कसौटी और भीतर छिपे आत्मसंदेह से टकराना। पर दोनों ने एक नियम तय किया था, हर रविवार शाम 7 बजे कोई मेल नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, बस एक प्रस्तुति जिसे वो एक दूसरे के लिए बनाते। पहला रविवार, एक स्केच और एक राग। अर्नव ने स्वरलीना के लिए एक स्केच बनाया, एक खाली मंच और उस पर वीणा से निकलती रोशनी, जिसमें एक लड़की की परछाई बजती हुई दिखती थी। स्वरलीना ने उसी दिन राग यमन बजाया, धीमे धीमे, मानो किसी की तस्वीर को सुरों से रंग रही हो। दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं भेजा, बस उसी समय अपने अपने शहरों में वो प्रस्तुति पूरी की और महसूस किया, सांसें दूर थी पर सुर पास। एक संगीत गुरु का प्रश्न। मुंबई में एक सीनियर ने स्वरलीना से कहा, तू जब वीणा बजाती है तो लगता है कोई याद गा रही है, किसे सोचकर इतनी गहराई लाती है? स्वरलीना ने मुस्कुराकर कहा, किसी को नहीं, पर जिसे मैंने कभी खोया नहीं, उसे रोज महसूस करती हूँ। अर्नव की दिल्ली डायरी। वहां दिल्ली में अर्नव एक आर्ट गैलरी में इंटर्नशिप कर रहा था। हर दिन वो स्केच बनाता, पर रविवार को उसकी स्केचबुक केवल स्वरलीना के लिए खुलती। एक रविवार उसने एक चित्र बनाया, एक समुद्र जिसमें लहरों पर वीणा के तार तैर रहे थे। उसने नीचे लिखा, जब मैं बोल नहीं पाता, तेरी वीणा बोलती है और मैं खुद को सुन लेता हूँ। एक बार भ्रम हुआ। एक रविवार स्वरलीना नहीं बजा पाई, फोन भी नहीं उठाया। अर्नव बेचैन हो गया। दिल्ली की हलचल में भी उसके भीतर एक डर की चुप्पी भर गई। रात को स्वरलीना का मैसेज आया, आज रियाज में गलती हो गई, गुरुजी ने कहा तू कहीं और थी। शायद सच था, मैं आज तेरे सुर से चूक गई। अर्नव का उत्तर, अगर तू चूक गई तो मैं क्यों गूंजता रहा दिन भर? तेरे सुर अब मुझ में हैं और मेरे रंग तुझ में। आज तू नहीं थी, पर मैं था, इसलिए हम अब भी थे। राज और सिया की स्मृति। मुंबई लौटते समय स्वरलीना ने मां से पूछा, आपने पापा से कभी दूर रहकर प्रेम निभाया? सिया ने कहा, हाँ, और तब जाना कि जब प्रेम शारीरिक उपस्थिति से आगे बढ़ जाए तो वो आत्मा बन जाता है। राज ने फोन पर कहा, तेरे और उसके बीच जो रचनात्मकता है वही तुम्हारा रिश्ता है और वही सबसे मजबूत सेतु होता है। एक साझा प्रोजेक्ट। दोनों ने तय किया, हर महीने की आखिरी तारीख को एक साझा रचना बनाएंगे, तस्वीर और धुन का मेल। इसका नाम रखा गया, स्वरबेला, तुम्हारे सुरों में मेरी रेखा।
पहली रचना थी एक बच्ची जो वीणा की टंकार पर उड़ रही थी और पृष्ठभूमि में स्वरलीना की वीणा पर राग मल्हार इंस्टाग्राम पर साझा किया गया और पहले ही हफ्ते में हजारों लोगों ने सराहा। कभी कभी प्रेम की सबसे गहरी परीक्षा वक्त और मंच पर होती है, जब दो लोग माहों बाद आमने सामने खड़े होते हैं सिर्फ एक प्रस्तुति के लिए, पर भीतर बहुत कुछ दांव पर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण। महाराष्ट्र कला प्रतिष्ठान और दिल्ली आर्ट फाउंडेशन मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव कर रहे थे। थीम थी भावों की भाषा। हर कलाकार को एक ऐसे साथी के साथ परफॉर्म करना था जिससे उनका संबंध कला से हो, ना कि केवल अभ्यास से। स्वरलीना और अर्नव दोनों को अलग अलग आमंत्रण आया। फिर आयोजकों ने दोनों को स्वर बेला प्रोजेक्ट के आधार पर साझा प्रस्तुति का प्रस्ताव दिया। पहली प्रतिक्रिया, अर्नव ने हाँ कहा, बिल्कुल चुपचाप। स्वरलीना ने हाँ कहा पर भीतर कांपती रही। आखिरी बार जब वे आमने सामने थे, स्टेशन पर बिछड़ते समय उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ देखा था, बिना वादा, बिना भविष्य। मिलने से एक दिन पहले, मुंबई में प्रस्तुति से एक दिन पहले दोनों को रिहर्सल के लिए बुलाया गया। जब स्वरलीना पहुंची, तो मंच पर वो खड़ा था, अर्नव पहले से शांत, पर आंखों में एक अप्रभाषित हलचल। कोई हाय, कोई कैसे हो नहीं हुआ, बस दोनों ने एक दूसरे को देखा और वीणा की पहली टंकार के साथ रेखाएं बननी शुरू हो गईं। रिहर्सल में संवाद। बीच में अर्नव ने कहा, क्या तुम अब भी मेरी धड़कन सुन पाती हो? स्वरलीना बोली, तुम्हारी चुप्पी पहले से और गहरी हो गई है, पर हाँ, मैं अब भी उसे महसूस करती हूँ। अर्नव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी धुनों में अब सवाल कम है, शायद जवाब ज्यादा है। प्रस्तुति का दिन। भव्य मंच, सैकड़ों दर्शक, और सामने वह जिससे दिल जुड़ा था, पर जीवन अभी जुदा था। प्रस्तुति का शीर्षक था, तुम मेरी भाषा बन गए। अर्नव ने लाइव पेंटिंग शुरू की, एक लड़की जिसकी सांसें वीणा के तार से जुड़ी थी। स्वरलीना ने राग दर्शन पर धुन छेड़ी, जैसे कोई बहुत लंबे इंतजार के बाद खुद को फिर से पा रहा हो। जब अंतिम सुर बजा, स्केच पूरा हुआ था और उसमें दो आत्माएं एक रेखा से बंधी हुई थी। ताली और मौन। सारी भीड़ ताली बजा रही थी, पर मंच पर दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। वो एक नजर जिसमें सैकड़ों कॉल्स, मैसेज, मुलाकातें सब समा जाती हैं। बैकस्टेज दोनों एकांत में खड़े थे। स्वरलीना ने कहा, मैं अब भी तुझ में गाती हूँ, पर अब सवाल है, क्या तू भी अब मुझ में रंगता है? अर्नव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैंने कभी रेखाओं को नाम नहीं दिया, पर अब तेरे हर सुर को अपना भविष्य कहना चाहता हूँ। एक नया प्रस्ताव। उसने एक स्केचबुक आगे बढ़ाए। अब हर चित्र के नीचे एक धुन होनी चाहिए और हर सुर के पास एक रंग। क्या हम अब सिर्फ साझा कलाकार नहीं, साझे जीवन के रचयिता बने? स्वरलीना की आंखें भर आईं। उसने कहा, चलो, मन से उतरकर जिंदगी में उतरते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रेम तब पूर्ण होता है जब दो लोग एक दूसरे की खामोशियों से भी बात करना सीख जाएं, और कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते उन लम्हों में बनते हैं जब कोई कहता है, अब मैं वो सब कहने वाला हूँ जो आज तक सिर्फ सहा गया था। सप्ताह भर की चुप्पी। प्रस्तुति के बाद स्वरलीना और अर्नव दोनों वापस अपने अपने शहर लौट चुके थे। 7 दिन तक ना कोई कॉल, ना कोई संदेश, पर इस बार ये चुप्पी डर से नहीं थी, बल्कि अंदर कुछ बोलने के लिए तैयार हो रहा था। एक पत्र, अर्नव से स्वरलीना के नाम। 8वें दिन स्वरलीना को एक लिफाफा मिला, हाथ से लिखा गया। प्रिय स्वर, शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं फिर चुप हो गया, पर इस बार की चुप्पी कोई भय नहीं थी। ये एक संग्रहालय था, जहां मैं अपने भीतर के हर कमरे में गया, और अब मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां मेरी सबसे पहली खामोशी रहती है। बचपन में जब मेरे माता पिता की लड़ाइयां मेरी नींद तोड़ती थी, तब मैंने दीवारों से बात करना सीखा। मेरी पहली कविता मेरे तकिए के नीचे दबी थी, क्योंकि वो किसी के लिए नहीं थी, वो सिर्फ मुझे जिंदा रखने के लिए थी। फिर जब तुम आई, तो पहली बार लगा कि शायद मेरी हर चुप्पी किसी ने सुनी है। मैं तुम्हारा कलाकार नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारा साक्षी बनना चाहता हूँ, जो हर पीड़ा, संदेह, खुशी और गलती में तुम्हारे साथ खड़ा हो सके। क्या तुम मेरी खामोशियों को अब अपना नाम देना चाहोगी? स्नेह सहित, अर्नव। स्वरलीना की प्रतिक्रिया। वो पत्र पढ़ते समय स्वरलीना के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं तैयार हूँ किसी की टूटन का हिस्सा बनने के लिए? सिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम किसी की रचना बन सकती हो, तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं? स्वरलीना की कॉल। रात के 2 बजे स्वरलीना ने अर्नव को कॉल किया। पहली बार, बिना भूमिका के, बोली, मैं भी तुम्हें अपने उस कमरे में ले चलना चाहती हूँ जहाँ मैं खुद से नजरें चुराया करती थी, जहाँ मैं हर बार बेहतर बनने की होड़ में अपनी असलियत भूलती रही, जहाँ मैं सोचती थी कि अगर मैं असली स्वरलीना दिखा दूं, तो सब छूट जाएगा। अर्नव ने सिर्फ इतना कहा,
तो चलो अब हम एक दूसरे की सबसे असली परतों में उतरते हैं, बिना पर्दे, बिना मंच, सिर्फ आत्मा में। एक साझा रचना, खामोशीनामा। दोनों ने तय किया कि अब से हर महीने एक रचना लिखेंगे, जिसका विषय होगा जिसे मैंने कभी नहीं कहा, और इस श्रृंखला का नाम रखा गया खामोशीनामा। इसमें हर कविता, धुन और स्केच उन अनुभवों से निकलेगा जो दुनिया के सामने कभी उजागर नहीं किए गए। पहली प्रविष्टि, स्वरलीना की कविता। मैं वो नहीं थी जो मंच पर दिखती थी, मैं वो थी जो अपने भीतर हर बार हार जाती थी फिर भी मुस्कुराना सीख गई। अर्नव की चित्ररेखा। एक लड़की शीशे के सामने खड़ी है, उसका प्रतिबिंब उसके पीछे से उसे गले लगा रहा है। राज और सिया की स्वीकारोक्ति। एक शाम जब स्वरलीना ने ये श्रृंखला पापा को दिखाई, राज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम दोनों अब कलाकार नहीं, तुम दोनों अब अपने समय के इतिहासकार हो गए हो। जो कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, वो तुम कर रहे हो। सिया ने सिर्फ एक शब्द जोड़ा, अब तुम्हारा प्रेम रचनात्मक नहीं, पुनर्जीवक हो गया है। कभी कभी कोई बात कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंखें वो सब कह जाती हैं जो दिल बरसों से कह नहीं पाया। एक अप्रत्याशित आमंत्रण। खामोशीनामा के तीसरे महीने स्वरलीना को कोलकाता के एक साहित्य संगीत समारोह में मुख्य प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया। थीम थी संगीत की अनकही भाषा। आयोजकों ने सुझाव दिया कि वो चाहे तो साथ में अपना कोई सहकलाकार भी ला सकती हैं जो उसके भावों को चित्र या कविता में जीवित कर सके। स्वरलीना ने तुरंत अर्नव को संदेश भेजा, क्या तुम मेरे सुरों को एक बार फिर मंच पर रेखा दे सकते हो। कोलकाता में पहली मुलाकात। ट्रेन स्टेशन पर दोनों आमने सामने खड़े थे, सिर्फ 6 महीने बाद, पर लग रहा था जैसे 6 जन्म बीत चुके हों। कोई, कैसे हो, नहीं। कोई, मैंने तुम्हें मिस किया, नहीं। बस एक लंबे क्षण की खामोश नजर। फिर अर्नव ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ तैर रहा है, कहोगी नहीं। स्वरलीना मुस्कुराए, मैं अब कहना नहीं चाहती, अब बस बह जाने देना चाहती हूँ। रिहर्सल से पहले की रात। होटल की बालकनी में दोनों एक कॉफी मग लिए बैठे थे, बगल में डायरी, स्केचबुक और एक वीणा। कुछ समय चुप्पी के बाद अर्नव ने कहा, क्या तुम्हें कभी डर लगा था कि हम साथ नहीं रह पाएंगे। स्वरलीना ने पलट कर देखा। डर हर दिन लगा, लेकिन प्रेम उस डर से ज्यादा बड़ा रहा। फिर उसकी आंखें भर आईं। आंखों से पहला स्वीकार। स्वरलीना ने कहा, अर्नव, तुमने जब भी मुझे चित्रित किया, मैंने सोचा कि शायद मैं तुम्हारे लिए एक प्रेरणा मात्र हूँ, लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो, मैं पहली बार खुद को किसी की जरूरत महसूस कर रही हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों की नमी को देखा और खुद भी भीग गया। प्रस्तुति का दिन, एक अंतिम बहाव। कार्यक्रम का शीर्षक था, जुबा जो न थी, फिर भी थी। स्वरलीना ने राग पीलू बजाया, एक ऐसा राग जो प्रेम, पीड़ा और शांति तीनों को एक साथ छूता है। अर्नव ने लाइव स्केचन की, एक लड़की जो अपनी ही आंखों में अपने प्रेमी की परछाई देख रही है, और वो परछाई उसकी पलकों से बह रही है। प्रस्तुति के अंत में दोनों मंच पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोई संवाद नहीं। फिर स्वरलीना ने पहली बार भीड़ के सामने कहा, आज मेरी आंखों से जो बहा, वो सिर्फ आंसू नहीं थे, वो प्रेम था जो अब छुपना नहीं चाहता। भीड़ की खामोशी और तालियां। पूरा सभागार कुछ पल चुप रहा। फिर जो तालियां बजी, वो सम्मान की नहीं, सहभागिता की थी। जैसे हर व्यक्ति वहां उन आंखों के जज्बे को खुद में महसूस कर रहा था। सिया और राज की प्रतिक्रिया। वीडियो देखकर सिया ने कहा, आज तुमने जो कहा, वो हर उस लड़की के लिए था जिसने कभी खुद को कमा का। राज ने बस इतना कहा, आज पहली बार तुम्हारी माँ की आंखें बहती नहीं थी, गाती थी। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि रूपांतरित होते हैं, जैसे कोई नदी जो दो किनारों को जोड़ने के लिए अपना रास्ता खुद बना ले। प्रस्तुति के बाद की सुबह। कोलकाता में एक चुप सुबह। होटल की बालकनी में अर्नव चाय बना रहा था, और स्वरलीना खिड़की पर बैठी सूरज की रोशनी में अपनी उंगलियों से वीणा की नकली हरकतें कर रही थी, बिना कोई धुन, बिना कोई शब्द। फिर उसने पूछा, क्या हम इस रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं। अर्नव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नाम तब दिए जाते हैं जब कोई चीज पूरी हो जाए, पर हम तो अभी बन रहे हैं, मैं नहीं, हम। एक नया प्रस्ताव। दिल्ली लौटकर अर्नव ने एक नई परियोजना शुरू की, नाम रखा गया, हम, एक साझा पहचान। यह एक कला संगीत संग्रह था, जहां हर चित्र को एक सुर के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन इस बार फर्क था, हर रचना में 2 हस्ताक्षर होते थे। स्वरलीना और अर्नव। साझा इंटरव्यू। कुछ ही हफ्तों बाद उनकी श्रृंखला को इतना प्यार मिला कि एक नामी ऑनलाइन पत्रिका ने उनसे इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने पूछा, आप दोनों अब कलाकार हैं या जोड़ी। स्वरलीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम कलाकार थे जब अकेले थे,
पर अब हम एक संगीतमयी जोड़ी हैं जो केवल कला नहीं, एक दूसरे का जीवन बना रही है। अर्नव ने जोड़ा, अब हम तुम और मैं नहीं कहते, हम कहते हैं हम, क्योंकि हम अब एक दूसरे की परछाई नहीं, आत्मा बन चुके हैं। एक दिन स्वरलीना की दुविधा। स्वरलीना को पेरिस के एक संगीत विद्यालय से 6 महीने की एडवांस लर्निंग फेलोशिप मिली। खुशी थी पर भीतर एक उलझन भी। क्या इस दूरी में हम बचेगा? वो अर्नव से मिलने गई, आंखों में चिंता, पर जवाब मिलने से पहले उसने देखा, अर्नव ने पहले ही उसके नाम पर एक सरप्राइज एग्जीबिशन रखी थी। नाम था सुर सफर। जब तुम उड़ती हो, मैं पंख बनता हूँ। विदा से पहले एक रात 2 बजे दोनों पार्क में साथ बैठे थे। स्वरलीना ने पूछा, क्या हम फिर भी रह पाएंगे? अर्नव ने उसका हाथ थामा। हम अब नाम नहीं है, दूरी नहीं है, हम एक विचार हैं, जो हर धुन, हर रेखा, हर सांस में मौजूद रहेगा। तुम जाओ, और जितनी ऊंचाई चाहो छुओ, मैं जमीन बनकर इंतजार करूंगा। सिया और राज का पत्र। फ्लाइट के दिन सिया ने एक चिट्ठी दी। बेटी, जब तू पैदा हुई थी तेरी पहली चीख संगीत जैसी थी। आज तू जा रही है एक नए सफर पर। याद रख, संगीत कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा किसी हम में जीता है, और तू अब अपने जीवन का सबसे सुंदर राग लिखने जा रही है। कुछ प्रेम कहानियां किताबों में बंद नहीं होती, वे स्मृतियों, रचनाओं और धड़कनों के जरिए जीती रहती हैं, और जब 2 आत्माएं मिलकर कला की दुनिया में प्रेम को व्यक्त करें, तो वह प्रेम सिर्फ उनका नहीं रहता, सबका हो जाता है। पेरिस में एक नई शुरुआत। स्वरलीना अब पेरिस में थी। मिट्टी बदली, भाषा बदली, पर वीणा की आवाज वही थी। उसने पेरिस के एक पुराने चर्च में वीणा बजाने की अनुमति मांगी। अधिकारियों ने पूछा, ये उपकरण कौन सा है? उसने उत्तर दिया, ये आत्मा है, भारत की, और बजा दिया राग हंसध्वनि। पूरी सभा चुप, कोई भाषा नहीं समझा, पर सबकी आंखें भर आईं। दिल्ली में अर्नव ने एक संस्था शुरू की, चित्र राग संस्थान, जहां युवा कलाकारों को सिखाया जाता था कि कैसे संगीत और चित्र मिलकर रूहानी संवाद बना सकते हैं। पहला वर्कशॉप हुआ तुम्हारी सुर मेरी रेखा। कुल 11 छात्रों ने भाग लिया। अंत में उन्होंने एक साझा दीवार बनाई जिस पर 11 स्केच थे, और हर स्केच के नीचे स्वरलीना के रिकॉर्ड किए गए सुरों की क्यूआर लिंक। साझा पत्रिका की योजना। पेरिस और दिल्ली की दूरी के बावजूद दोनों ने एक साझा डिजिटल मासिक पत्रिका शुरू की। विरासत, धड़कनों से बनी कहानियां। हर अंक में एक सच्चा प्रेम पत्र, एक रचना, एक राग और एक चित्र साझा किया जाता। लोगों ने भेजना शुरू किया अपने अधूरे प्रेम, छूटे हुए रिश्ते, और उन सुरों की कहानियां जो कभी शब्द नहीं बन पाए। प्रेमियों की संगोष्ठी। एक दिन एक बुजुर्ग दंपति ने पत्रिका को लिखा, आपकी कहानी ने हमें फिर से साथ बैठकर पुराने गीत गुनगुनाने का साहस दिया। अब हम हर रविवार साथ में चित्र बनाते हैं और गाते हैं। स्वरलीना और अर्नव चुप हो गए। ये अब उनका प्रेम नहीं था, ये अब एक आंदोलन था। स्वरलीना ने पेरिस में अपनी फेलोशिप का अंतिम कार्य एक प्रदर्शनी में बदला। उसने अपनी सबसे निजी धुनें बजाईं, जो उसने अर्नव के लिए रची थी। हर धुन के साथ अर्नव की एक पेंटिंग लगाई गई थी, जिसमें कोई नाम नहीं था, बस भाव। लोगों ने पूछा, क्या ये प्रेम कहानी है? स्वरलीना ने कहा, ये धड़कनों की विरासत है, जो कभी 2 लोगों की थी, अब सबकी हो गई है। सिया और राज की बातचीत। दिल्ली में एक दोपहर, राज आंगन में बैठे थे। सिया ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी बेटी का प्रेम इतने लोगों को जीवन देगा? राज मुस्कुराए, मैंने सोचा था कि वह संगीत से दुनिया बदलेगी, लेकिन अब लग रहा है उसने प्रेम से ही संगीत को बदल दिया है। प्रेम की शिक्षा। अब चित्र राग संस्थान में हर नए बैच की शुरुआत होती है एक सवाल से, क्या तुम्हारा प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए है, या उसे तुमने कभी कला की भाषा दी है? और सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है दिल की अनकही धड़कने से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।